नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है नई जिंदगी। दिल्ली में अकेली रह रही निकिता को उसका खाली घर काट खाने को दौड़ता था। बेटा सूरज एक विदेशी लड़की से शादी करके हमेशा के लिए विदेश में बस चुका था। अभी हफ्ते भर पहले महाराष्ट्र में रह रही बेटी दामाद के पास वह यह सोचकर आई थी कि कुछ ही दिनों के लिए सही उसका अकेलापन तो दूर होगा, फिर उसकी गर्भवती बेटी को भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा। लेकिन पिछली रात 11 बजे प्यास से गला सूखने पर जब वह पानी पीने को उठी तो बेटी और दामाद के कमरे से धीमे स्वर में आ रही आवाज ने उसे ठिठकने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि बातचीत का मुद्दा वही था। यार, तुम्हारी मम्मी यहाँ से कब जाएगी? इतने बड़े शहर में अपना खर्चा ही चलाना मुश्किल है, ऊपर से इनका खाना और रहना। दामाद का चिल्लाहट भरा सवाल उसे साफ सुनाई दे रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैं इस बात को नहीं समझती? पर मैं भी पूरा हिसाब लगा लिया है। जब से मम्मी आई है खाने वाले की छुट्टी कर दी है, यह बोलकर कि माँ, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाने का मन होता है, क्योंकि मम्मी नर्स भी हैं, तो बच्चा होने तक और उसके बाद भी मेरी पूरी देखभाल मुफ्त में हो जाएगी। देखा जाए तो उनके खाने का खर्चा ही कितना है, 4 रोटी सुबह, 4 रोटी शाम। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उनके पास दौलत की कमी नहीं है। अगर वह हमारे पास सुकून से रहेंगी तो आज नहीं तो कल उनकी सारी दौलत भी हमारी होगी। भाई तो वैसे भी इंडिया वापस नहीं आने वाला है। कहती हुई बेटी की हंसी उसके कानों में पड़ी। उसे लगा वह चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ेगी। जैसे तैसे अपने आप को संभालकर वह कमरे तक आई थी। बेटी और दामाद की हकीकत से रूबरू होकर उसका मन बड़ा आहत हुआ था। दिल की बेचैनी और छटपटाहट थोड़ी कम हो, इसीलिए शाम होते ही घूमने के बहाने वह घर के पास बने एक पार्क में आ गई थी। पर यहाँ आकर भी उसकी बेचैनी बरकरार थी। निगाहें सामने थी, पर मन में वही ऊहापोह थी। तभी सामने से कुछ दूरी पर लगभग उसी के उम्र के 3-4 व्यक्ति खड़े बातें करते नजर आए। वह आगे कुछ सोचती कि तभी उनमें से एक व्यक्ति उसकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। वह घबरा गई कि क्या करे। अजनबी शहर में अजनबियों की यह जमात इतनी उम्र की होने के बावजूद उसके मन में यह घबराहट कैसी? अरे, वह कोई लड़की थोड़े ही है जो कोई उसे छेड़ने चला आएगा। शायद कुछ पूछने आ रहा होगा। उसने अपने आप को तसल्ली दी। निकी, तुम यहाँ कैसे? अचकचा सी गई वह। यह चीर परिचित आवाज सुनकर। कौन निकी? माफ कीजिएगा, मैं निकिता, पास ही के अपार्टमेंट में रहती हूँ। हड़बड़ा कर मैं निकिता अपने बचपन के नाम को ही भूल गई। आवाज को पहचानने की भी उसकी भरकस कोशिश नाकाम ही रही। हाँ हाँ, आदरणीय निकिता जी, मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ। आई एम संदीप फ्रॉम भोपाल। भोपाल शब्द सुनते ही जैसे उसकी कोई याददाश्त लौट आई हो। जाने कितने सालों बाद उसने यह नाम सुना था, जो उसके भीतर हमेशा हर पल मौजूद रहता था। पर संदीप को सामने खड़ा देखकर भी वह पहचान नहीं पा रही थी। कारण उसमें बहुत बदलाव आ गया था। कहाँ वह दुबला पतला मरियल सा देखने वाला संदीप, और कहाँ कुछ उम्र दराज परंतु प्रभावशाली व्यक्तित्व का मालिक यह संदीप। उसे बहुत अचरज हुआ और अतः खुशी भी। अपने घर वाला नाम सुनकर उसे यूं लगा जैसे वह छोटी बच्ची बन गई है। अरे, अभी भी नहीं पहचाना? कहकर संदीप ने
धीरे से उसके कंधे को हिलाया। क्यों नहीं संदीप, बिल्कुल पहचान लिया। आओ, तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाता हूँ, कहकर उसे अपने दोस्तों के पास ले गया। दोस्तों से परिचय होने के बाद निकिता ने कहा, अब मुझे घर चलना चाहिए। संदीप, बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, अभी तो हम ठीक से बात नहीं कर पाए हैं, परंतु कल शाम 5 बजे इसी बेंच पर मिलना। पुरानी यादें ताजा करेंगे और एक दूसरे के बारे में ढेर सारी बातें कहूंगी। आओगी ना निक्की? संदीप ने खुशी से चहकते हुए कहा। बिल्कुल, पर अभी चलती हूँ। घर लौटते वक्त अंधेरा होने लगा था, पर उसका मन खुशी से शराबोर था। उसके थके हुए पैरों को जैसे गति मिल गई थी। उम्र की लाचारी, शरीर की थकान, सभी कुछ गायब हो चुका था। इतने समय बाद इस अजनबी शहर में संदीप का मिलना उसे किसी अजूबे से कम नहीं लग रहा था। घर पहुंचकर उसने खाना खाया, रोज की तरह अपने काम निपटाए और बिस्तर पर लेट गई। खुशी के अतिरिक्त से उसकी आंखों की नींद गायब हो चुकी थी। उसके जीवन की किताब का हर पन्ना उसके सामने एक एक करके खुलता जा रहा था, जिससे वह स्पष्ट देख पा रही थी अपने दोस्त को और उसके साथ बीते उन मधुर पलों को जिन्हें वह खुलकर जिया करती थी। बचपन का वह समय जिसमें उनका हंसना, रोना, लड़ना, झगड़ना, रूठना, मनाना सब संदीप के साथ ही होता था। गुस्से में लड़ाई के दौरान तो वह संदीप को उठाकर पटक भी देती थी। दरअसल वह शरीर से मजबूत थी और संदीप दुबला पतला। फिर भी उसके लिए संदीप अपने दोस्तों तक से भिड़ जाया करता था। कबड्डी, गिल्ली डंडा, खो खो, छुपा छुपी जैसे कई खेल खेलते हुए कब स्कूल से कॉलेज में आ गए थे पता ही नहीं चला था। पर संदीप ने वकालत की फील्ड चुनी थी और निकिता ने मेडिकल फील्ड का चुनाव किया था। उसके बाद संदीप उच्च शिक्षा के लिए विदेश चला गया और इसी बीच उनके भैया भाभी ने उसकी शादी दिल्ली में रह रहे एक व्यवसाय रणवीर से कर दी थी। शादी के बाद से उसका भोपाल आना बहुत कम हो गया। इधर ससुराल में उसके पति रणवीर माता पिता की इकलौती संतान और एक मनमौजी इंसान थे, जिनके दिन से ज्यादा रातें रंगीन हुआ करती थी। शराब और सब आपके शौकीन रणवीर ने उससे शादी भी सिर्फ माँ बाप के कहने से ही की थी। उन्होंने कभी उसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया। वह उनके लिए भोग की एक वस्तु मात्र थी। उनके लिए पत्नी की हैसियत पैरों की जूती से बढ़कर नहीं थी। लेकिन निकिता के सास ससुर बड़े ही अच्छे थे। उन्होंने उसे बहुत ज्यादा अपनापन दिया। सास स्वयं ही उसे पसंद करके लाई थी, लिहाजा वे निकिता पर बहुत स्नेह रखती थी। उनसे निकिता का अकेलापन व उदासी छिपी नहीं थी। उन्होंने उसे हौसला देकर अपनी पढ़ाई जारी रखने को कहा, जो कि शादी के चलते अधूरी ही छूट गई थी। निकिता ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। हालांकि रणवीर और उसका घर से बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं था, परंतु अपनी माँ के सामने उसकी एक न चली। निकिता के जीवन में इससे बहुत बड़ा बदलाव आया। उसने नर्सिंग की ट्रेनिंग पूरी की। पढ़ाई पूरी होने से उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया था। पर ना रणवीर के लिए निकिता आज भी अस्तित्वहीन थी। निकिता का मन भावनात्मक प्रेम को तरसता रहता। वह अपने दिल की सारी बातें रणवीर से शेयर करना चाहती थी, परंतु अपने बिजनेस और उससे बचे वक्त में अपनी रंगीन जिंदगी जीते रणवीर को
कभी भी निकिता की इस घुटन का एहसास तक नहीं हुआ। इस बेरंग जिंदगी को जीते जीते निकिता दो प्यारे बच्चों की मां बन चुकी थी। बेटे सूरज व बेटी शेली के आने से उसके जीवन को एक दिशा मिल चुकी थी। पर रणबीर की जिंदगी अभी भी पुराने दौर पर थी। निकिता के बच्चों में व्यस्त रहने से उसे और आजादी मिल गई थी। हाँ, निकिता की जिंदगी में जरूर रफ्तार पकड़ ली थी कि तभी हृदयघात से ससुर की मौत होने से उससे पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। आर्थिक रूप से निकिता उन्हीं पर निर्भर थी। रणवीर को घर गृहस्थी से पहले ही कोई विशेष रुचि नहीं थी। पिता के जाते ही वह अपने आप को मालिक समझने लगा और अय्याशी करता रहा। निकिता बच्चों की परवरिश व पढ़ाई लिखाई के लिए भी आर्थिक रूप से बहुत परेशान रहने लगी। यह देखकर उसकी सास ने बच्चों व उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी आधी जायदाद निकिता के नाम करने का निर्णय लिया। यह पता लगते ही रणवीर ने घर आकर निकिता को आड़े हाथों लिया, परंतु उसकी मां ने बहू का पक्ष लेते हुए उसे लताड़ लगाई। वह घर छोड़कर चला गया। निकिता का मन बहुत हुआ। जिस रिश्ते को उसने हमेशा ईमानदारी से निभाने की कोशिश की, आज वह पूरी तरह से दरक गया था। उसका मन चाहा कि वह अपनी चुप्पी तोड़कर जायदाद के पेपर रणवीर के मुंह पर मार दे, उसे यह समझा दे कि वह दौलत की भूखी नहीं है। लेकिन अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसने चुप्पी साध ली। समय की रफ्तार के साथ एक बार फिर निकिता के कदम चल पड़े। बच्चों की परवरिश व बुजुर्ग सास की देखभाल में व्यस्त निकिता अपने आप को जैसे भूल ही चुकी थी। अपने दर्द व तकलीफों के बारे में सोने का नहीं उसके पास वक्त था और ना ही ताकत। उसके बच्चे अब कुछ समझदार हो चले थे। ऐसे में एक रात ने गीता की सास की तबीयत अचानक ही बहुत बिगड़ गई। उसके फैमिली डॉक्टर भी आउट ऑफ स्टेशन थे। कोई दूसरी मदद न होने से उसने मजबूरी में रणवीर को फोन लगाया। माँ ने जब तुम्हें जायदाद दी है तो अब उनकी जिम्मेदारी भी तुम निभाओ। मैं तो वैसे भी नालायक औलाद हूँ उनकी। दो टूक बात कहकर रणवीर ने फोन काट दिया। हैरान परेशान निकिता ने फिर भी हिम्मत ना हारते हुए अपनी सास का इलाज अपनी काबिलियत के बल पर किया। उसने उन्हें न सिर्फ बचाया बल्कि स्वस्थ होने तक सही देखभाल भी की। इतने कठोर समय में उसका धैर्य और कार्य कुशलता देखकर डॉक्टर, जो कि उनकी फैमिली डॉक्टर थे, उसे अपने अस्पताल में सर्विस का ऑफर दिया। निकिता बड़े ही असमंजस में पड़ गई, क्योंकि अभी उसे उसके बड़े होते बच्चों को उनकी जरूरत कहीं ज्यादा थी। पर सास के यह समझाने पर कि बच्चों की देखभाल में वह उसकी थोड़ी सहायता कर दिया करेंगे, वह मान गई। उसके नौकरी करने की दूसरी वजह निसंदेह पैसा भी था, जिसकी निकिता को अभी बहुत जरूरत थी। अब निकिता का ज्यादातर वक्त अस्पताल में बीतने लगा। घर पर सास ने भी बच्चों को बड़ी जिम्मेदारी से संभाल रखा था। जल्द ही अपनी मेहनत व योग्यता के बल पर वह आगे बढ़ गई। अब उसे अच्छी तनख्वाह मिलने लगी थी। पर बीच बीच में रणबीर का उसे घर जाकर फटकारना जारी रहा। इसी के चलते अपनी सास के बहुत समझाने पर उसने तलाक के लिए आवेदन कर दिया। रणवीर के बारे में सभी भली भांति जानते थे। अन्य सभी के सहयोग से जल्दी ही तलाक मिल गया। कुछ साल बीते, उसकी सास भी चल बसी।
पर उन्होंने जाने से पहले उसे बहुत आत्मनिर्भर बना दिया था। उनकी कमी तो उसे खलती थी, लेकिन अब उसके व्यक्तित्व में निखार आ रहा था। अपने बेटे को उच्च शिक्षा के लिए उसने विदेश भेजा तथा बेटी का उसके मनचाहे क्षेत्र में दाखिला करवा दिया। अब रणवीर का उसे सामना ना के बराबर ही होता था, पर समय की करवट अभी उसके कुछ और इम्तिहान लेने को आतुर थी। कुछ ही वर्षों में उसके सारे त्याग व तपस्या को भुलाते हुए सूरज ने विदेश में ही शादी कर वहां की नागरिकता ग्रहण कर ली। इतने वर्षों में वह इंडिया भी बस 2 बार ही आया था। निकिता को बहुत मानसिक आघात पहुंचा, पर वह कर भी क्या सकती थी। इधर बेटी भी पढ़ाई के दौरान ही जेकी के इश्क में गिरफ्तार हो चुकी थी। जमाने की परवाह न करते हुए उसने बेटी की शादी जेकी से ही करने का निर्णय ले लिया। मुंह पर प्यार से माँ माँ करने वाला दामाद बेगैरत होगा, यह उसने सपने में भी नहीं सोचा था। परंतु जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसे दोष देना। अभी कुछ वक्त पहले ही उसने यह फ्लैट खरीदने के लिए 10 लाख रुपए से दामाद की मदद की थी, परंतु वह तो सोचते सोचते उसकी आंखों में पानी आ गया। आजकल रिश्ते वाकई मतलब के हो गए हैं। सबकी छोड़ो, पर अपनी बेटी भी, उसका सब कुछ तो बच्चों का ही था। फिर भी उनका मन इतना मेला क्यों है। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर लुढ़कते चले गए। क्या बताएंगी कल वह संदीप को अपने अतीत के बारे में? क्या यही कि अपने अतीत में उसने हर रिश्ते से सिर्फ धोखा खाया है? इससे अच्छा तो यह है कि वह कल संदीप से मिलने ही ना जाए। इतने बड़े शहर में संदीप उसे कहीं ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन बचपन के दोस्त से मिलने का मोह वह छोड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि यहाँ इस स्थिति में इत्तेफाक से संदीप का मिल जाना उसे बहुत सुकून दे रहा था। संदीप उसके मन के रेगिस्तान में एक ठंडी हवा का झोंका बनकर आया था। इस उम्र में यह बातें वह कैसे सोच सकती हैं? क्या उसकी उम्र में इस तरह की सोच शोभा देती है? ऐसे तमाम प्रश्नों में उसका दिमाग उलझ कर रह गया था। वह अच्छी तरह जानती थी कि यह कोई वासना जनित प्रेम नहीं, बल्कि किसी अपनेपन के हिसाब से जुड़ा मात्र एक सद्भाव ही है, जो अपना दुख दर्द सच्चे साथी के साथ बांटने को आतुर हो रहा है। वह साथी जो उसे भली भांति समझता था और जिस पर वह आंख मूंद कर भरोसा कर सकती थी। यही सब सोचते सोचते ना जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह 7 बजे से ही बेटी ने माँ माँ कहकर उसे आवाज लगाना शुरू कर दिया। सही भी है, वह एक नौकरानी ही तो थी इस घर में, वह भी बिना वेतन के। फिर भी यह मुस्कुरा कर उठी। उसका मन कुछ हल्का हो चुका था। उसे देख बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा कि माँ, कितनी देर तक सोती हो? आपको तो मालूम है मैं सुबह सुबह आपके हाथों की ही चाय पीती हूँ। अभी बना देती हूँ। कहकर उन्होंने उधर से निगाहें फेर ली। बेटी की बनावटी हंसी ज्यादा देर तक देखने की इच्छा नहीं हुई। उनके घर का सब काम निपटाकर 5 बजे निकिता घर से निकल गई। पार्क पहुंचकर देखा तो संदीप उसका इंतजार करता दिखाई दिया। आओ निकिता, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। संदीप ने प्रसन्नता व अपनेपन के साथ कहा। मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई? संदीप, क्या तुम्हें काफी इंतजार करना पड़ा? हाँ, इंतजार तो करना पड़ा। संदीप रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। थोड़ी देर में वो दोनों अपने बचपन को एक बार फिर से जीने लगे। पुरानी सभी बातें याद करते करते दोनों थक गए। हाँ, सच कहा, दोनों का बुरा हाल था। तभी संदीप ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम अब कैसी हो? निकिता, मेरा मतलब तुम्हारे पति व बच्चे कैसे हैं? कहाँ हैं? कुछ अपने
आज के बारे में बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छे से, कहते हुए निकिता ने मुंह दूसरी ओर कर लिया। अच्छी बात है, यही बात जरा मुंह उधर करके कहना। संदीप अब असली मुद्दे पर आ चुका था। बचपन से तुम्हारी आंखों की भाषा समझता हूँ, तुम मुझसे छुपा नहीं सकती। अपनी बेचैनी व छटपटाहट कुछ तो तुम्हारे भीतर चल रहा है। मैंने कल ही नोट कर लिया था, जब तुमने हमें देखकर भी नहीं देखा। तुम्हारा किसी ख्याल में खोया रहना यह साफ दर्शा रहा था कि तुम कुछ परेशान हो। तुम पर मेरी नजर जैसे ही पड़ी मैं तुम्हें पहचान गया था। अब मुझे साफ साफ बताओ, किस हाल में हो तुम? अपने बारे में पूरा सच, और हाँ, यह जानने का मुझे पूरा हक भी है। संदीप कहते हुए निकिता फूट फूट कर रोने लगी। उसके सब्र का बांध टूट गया। अपनी शादी से लेकर पति की बेवफाई, अपनी घुटन सास ससुर, अपने बच्चों वह उनकी परवरिश के बारे में पूरी कहानी की तरह उसे सुना डाला। ओहो, तुम जिंदगी भर इतना झेलती रही। एक बार तो अपने भैया भाभी को यह बताया होता। क्या बताती संदीप? मेरा सुख ही तो उनकी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य था। उनके मुताबिक तो मैं बहुत बड़े परिवार में खुशियों भरी जिंदगी गुजार रही थी। उन्हें सच्चाई बताकर कैसे दुखी करती? चलो, जो भी हुआ जाने दो, मेरे घर चलते हैं। संदीप ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं संदीप, आज तो बहुत देर हो चुकी है। शैली परेशान हो रही होगी। फिर किसी दिन चलूंगी तुम्हारे घर। संदीप के अचानक से हाथ पकड़ने पर वह थोड़ी अचकचा गई। तुम आज ही चलोगी? बहुत परेशान हुई आज तक, अब थोड़ा उन्हें भी परेशान होने दो। मेरे बच्चों से मिलो, तुम्हें सच में अच्छा लगेगा। कहते हुए संदीप उठ खड़ा हुआ। संदीप की जिद के आगे बेबस निकिता को संकोच के साथ उसके संग चल पड़ी। बड़ी ही आत्मीयता के साथ संदीप की बहू ने निकिता का स्वागत किया। कुछ देर के लिए निकिता जैसे अपने आप को भूल ही गई। संदीप के पोते के साथ खेलते खेलते वह खुद भी छोटी सी बच्ची बन बैठी। वही बातों बातों में संदीप की बहू से ही उसे पता चला कि उसकी सासू माँ अर्थात संदीप की पत्नी का देहांत 4 साल पहले कार एक्सीडेंट में हो चुका था। उस दिन संदीप का जन्मदिन था और वह संदीप के जन्मदिन पर उनके लिए सरप्राइज पार्टी की तैयारी करने ही बाहर गई थी। यह सुनकर निकिता चौंक उठी। उस संदीप के लिए बहुत दुख हुआ। अचानक उसकी नजर घड़ी पर पड़ी और उसने चलने का उपक्रम किया। संदीप उसे छोड़ने पैदल ही उसके अपार्टमेंट के बाहर तक आया। संदीप, तुम्हारी पोती और बहू से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में बहुत खुश हो तुम? अरे, अभी तुम हमारे जय वीरू से नहीं मिली हो। जनाब ऑफिस से बहुत लेट आते हैं। संदीप ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो, फिर कभी। कहते हुए निकिता लिफ्ट की ओर चल पड़ी। अब कब मिलेगी? संदीप ने उसे पुकारा। हाँ देखो, अब कब मिलना होता है? निकिता ने कुछ बुझी सी आवाज में कहा। अरे, इतने पास तो हमारे घर हैं, और मिलने के लिए इतना सोचोगी? कल शाम को मिलते हैं ना, पार्क में? संदीप ने जोर दिया। ठीक है संदीप, मैं तुम्हें फोन करती हूँ, जैसा भी संभव होगा। कहते हुए लंबे टाह भरते हुए वह लिफ्ट में दाखिल हो गई। जैसा कि उसे डर था, घर के अंदर घुसते ही उसे शैली की घूरती आंखों का सामना करना पड़ा। बिना कुछ बोले वह जल्दी से अपने काम में लग गई। रात में सोते समय वह फिर संदीप के बारे में सोचने लगी। कितना प्यारा परिवार है संदीप का। उसके बेटे बहू कितना मान देते हैं उसे। कितना प्यारा पोता है उसका। मेरा पोता भी तो लगभग इतना ही बड़ा हो गया होगा। पर उसने तो सिर्फ तस्वीरों में ही अपनी बहू और पोते को देखा है। कितनी बार कहा सूरत से कि इंडिया आ जाओ, पर वह तो सब भूल बैठा है। काश अपनी माँ की तसल्ली के लिए ही एक बार आ जाता, तो वह अपने पोते और बहू को जी भरकर देख लेती और उन पर अपनी ममता लुटाती। लेकिन उसका बेटा तो बहुत निष्ठुर हो चुका था।
एक आह निकली उसके दिल से। संदीप की खुशहाली देखकर शायद उसे अपनी बदहाली और साफ दिखाई दे रही थी, परंतु अब वह संदीप से ज्यादा मिलना नहीं चाहती थी, क्योंकि रोज रोज बेटी से झूठ बोलकर इस तरह किसी व्यक्ति से मिलना उसे सही नहीं लग रहा था। भले ही वह उसका दोस्त ही क्यों ना हो, बेटी से मिलवाए भी तो क्या कहकर? आखिर बेटी दामाद उसके बारे में क्या सोचेंगे? वैसे भी उसे पता था कि स्वार्थ व लालच में अंधे हो चुके उसके बच्चों को उससे जुड़ी किसी भी संबंध में खोट ही नजर आएंगी। पर संदीप को मना कैसे करे, समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका दिल तो बच्चों जैसा साफ था। अजीब सी उधेड़ बुन में फंस चुकी थी वह। सुबह उठकर वह फिर रोजमर्रा के काम में लग गई। 11 बजे मोबाइल बजा। देखा तो संदीप का नंबर था। अच्छा हुआ साइलेंट पर था, नहीं तो बेटी के सवाल शुरू हो जाते। उसने संदीप का फोन नहीं उठाया और पूरा दिन काम करने में व्यतीत हो गया। शाम को बेटी दामाद को चाय नाश्ता देकर खुद भी चाय पीने बैठी ही थी कि दरवाजे पर हुई दस्तक से उसका मन घबरा गया। आखिर वही हुआ जिसका डर था। संदीप को दरवाजे पर खड़ा देख उसका हलक सूख गया। अरे आओ संदीप, उसने बड़ी कठिनता से मुंह से शब्द निकाले। संदीप ने खुद ही अपना परिचय दे दिया। उसके बाद मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बैठाया और बड़ी ही सहजता से उनसे निकिता के संग अपने विवाह की इच्छा व्यक्त कर दी। यह बात सुनते ही निकिता चौंक पड़ी। कुछ बोल पाती वह, उससे पहले ही संदीप ने कहा, वह जो भी फैसला ले सोच समझ कर ले। निकिता का कोई भी फैसला उसे मान्य होगा। कुछ देर चली बातचीत के दौरान उसकी बेटी और दामाद का व्यवहार संदीप के प्रति बेहद रूखा रहा। संदीप के जाते ही बेटी ने उसे आड़ो हाथे लिया और यहाँ तक कह दिया कि माँ, क्या यही गुल खिलाने के लिए आप दिल्ली से यहाँ आई थी? अब तो आपको माँ कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। दामाद ने कहा कुछ भी नहीं, लेकिन उसके भाव भी उसे आहत करने के लिए काफी थे। अपने कमरे में आकर निकिता फूट फूट कर रोने लगी। बिना कुछ भी किए उसे उन अपनों द्वारा आहत जरूर किया जा रहा था, जिनके लिए अपनी पूरी जिंदगी उसने दांव पर लगा दी थी। उसका मन आज चित्कार उठा। उसे संदीप पर भी क्रोध आ रहा था कि उसने ऐसा सोचा भी कैसे, इतनी जल्दी यह सब। अभी कल परसों ही तो मिले थे। उससे बिना पूछे बिना बताए संदीप ने खुद ही ऐसा निर्णय कैसे ले लिया? लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसकी परेशानियों और स्थिति को देखकर ही संदीप ने ऐसा निर्णय लिया होगा। वह उसे अच्छे से जानती थी। बिना किसी लाग लपेट के वह अपनी बात सामने वाले के पास ऐसे ही रखता था। स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। उसकी जिंदगी ने कई झुंझलाहट देखे थे, परंतु आज उसके चरित्र की मान प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई थी। उसने अपने मन को संयत करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आज हुए इस अपमान पर पहली बार उसका मन उसी से विद्रोह कर बैठा। क्या उसका जन्म केवल त्याग और बलिदान के लिए ही हुआ है? क्या उसका अपना कोई वजूद नहीं है सिवाय एक पत्नी, बहू और माँ बनने के? जीवन की एक रास्ता को वह आज तक ढोती चली आई, महज अपना समय मानकर। क्या सिर्फ इसलिए कि यह बच्चे आगे चलकर उसे इस तरह धिक्कारे? आखिर उसकी गलती ही क्या है? क्या कुछ भी कहने से पहले बेटी और दामाद को उसे इस बात की पूरी जानकारी नहीं लेनी चाहिए थी? क्या उसकी बेटी ने उसे इतना ही जाना था? लेकिन वह भी किसके व्यवहार पर आंसू बहा रही थी? और यह तो वही बेटी है जिसने अपनी माँ को अपने घर की नौकरानी समझा है। उसे किसी भी तरह की इज्जत की उम्मीद करना मूर्खता ही तो है। जो माँ को दो रोटी भी जायदाद हासिल करने के लालच से खिला रही हो, वह उसकी बेटी तो नहीं हो सकती। अब वह समझ गई कि दूसरों से यह चाहिए तो पहले उसे स्वयं अपनी इज्जत करना सीखना होगा, अन्यथा यह सब
इसी तरह चलता रहेगा। कुछ सोचकर वह उठ खड़ी हुई। घड़ी में रात के 9 बज गए थे। बाहर हॉल में आई तो बेटी दामाद नहीं थे। हालात के मुताबिक खाना बनने का तो कोई सवाल ही नहीं था। शायद इसीलिए खाना खाने बाहर गए हो। शांत में से उसने बहुत सोचा। हाँ, संदीप ने यह जानबूझकर किया है। अगर वह उसे इस बात का जिक्र भी करता तो वह कभी राजी नहीं होती। खुद ही साफ शब्दों से इनकार कर देती और अपने बच्चों की इसीलिए नवनी प्रतिक्रिया से भी अनजान ही रहती। फिर शायद अपने लिए जीने की उसकी इच्छा भी कभी ना होती। उसके मन का आईना साफ हो सके इसलिए संदीप ने उसके ऊपर जमी धूल को झटकाने की कोशिश की है। अभी उसकी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। अब से वह सिर्फ अपनी खुशी के लिए ही जिएगी। निकिता ने मुस्कुराकर जिंदगी को गले लगाने का निश्चय कर संदीप को फोन किया। हल्का फुल्का कुछ बनाकर खाया और चैन से सो गई। सुबह उठी तो मन बहुत हल्का था। उसका प्रिय गीत उसके होठों पर अनायास ही आ गया। गुनगुनाते हुए वो तैयार होने लगी, इस बात से बेफिक्र कि बाहर उसके बेटी व दामाद उसके हाथ की चाय का इंतजार कर रहे हैं। दरवाजे की घंटी बजी। निकिता ने दरवाजा खोला। बाहर संदीप खड़ा था। निकिता ने मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया और भीतर बुलाकर एक बार फिर से उनका परिचय अपनी बेटी दामाद से करवाया। यह है तुम्हारे होने वाले पापा। हमने आज ही शादी करने का फैसला किया है। आना चाहो तो तुम भी आमंत्रित हो। बिना यह देखे कि उसमें अचानक आए इस परिवर्तन से बेटी और दामाद के चेहरे पर क्या भाव उपजे हैं। 50 साल की निकिता संदीप का हाथ थामे उसके साथ चल पड़ी अपनी नई जिंदगी की ओर। तो दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।